Hello, my dear learners. This is Priyanka. Welcome back to Priyanka Career Hub channel. So, friends, I am UGC NET qualified with 98 percentile, code 55 labor welfare. So, friends, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 के लिए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 8 हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस करेंगे। So friends, let us discuss question number 1. So friends, teaching aptitude का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आपसे पूछा गया है टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टीचर का कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, discipline comes from self, teacher is the sole leader, students are facilitator for the operation of the classroom, students are allowed limited responsibilities। तो फ्रेंड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होती है? टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट जो होता है वो पेसिव होता है, टीचर ही ओनली एक्टिव होता है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है, स्टूडेंट्स ओनली लिसन कर रहा होता है, स्टूडेंट ओनली लिसन करता है, टीचर ही एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो हम आंसर देख लेते हैं। डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम सेल्फ, टीचर सेंटर्ड में स्टूडेंट का रोल कम होता है, स्टूडेंट जो है एक्टिव नहीं होता, ओनली टीचर ही एक्टिव होता है। इसीलिए डिसिप्लिन जो है टीचर मेंटेन करता है, कैसे स्टूडेंट को मैनेज करना है, क्लासरूम के बिहेवियर को कैसे मैनेज करता है। स्टूडेंट सेंटर्ड जो अप्रोच होती है उसमें स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू खुद को मैनेज करते हैं, बट टीचर सेंटर्ड मेथड में पूरा क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है, अकॉर्डिंग टू द टीचर चलता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। टीचर इज अ सोल लीडर। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टीचर ही होल सोल लीडर होता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट फैसिलिटेटर ऑपरेशन ऑफ द क्लासरूम जो है स्टूडेंट सेंटर मेथड में होता है। हमसे क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड मेथड को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स आर अलाउड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देन ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो राइट। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि टीचर ओनली एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स ओनली लिसन कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड होती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है, मेमोरी लेवल में स्टूडेंट का रोल जो है वो कम होता है, टीचर का रोल एक्टिव होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती। स्टूडेंट्स ओनली क्रैमिंग करता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, तो स्टूडेंट का काम होता है सिर्फ क्रैमिंग करना, बट यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट जहाँ पे क्रैमिंग करता है, रोड लर्निंग करता है, तो स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, वो डेवलप नहीं होती। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट की रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। बिकॉज रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट जो है वो खुद सीखता है, कुछ इमेजिनेशन करता है, कुछ इन्वेंट करता है, चीजों को डेवलप करता है। स्टूडेंट का माइंड जो है सबसे ज्यादा लगता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। अगर स्टेटमेंट में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल दिया होता तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट होता। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है मेमोरी लेवल में। क्यों डेवलप नहीं होती? क्योंकि स्टूडेंट का जो माइंड होता है वो रोड लर्निंग करता है, क्रैमिंग करता है, इसीलिए जिसको जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही सीखता है। तो रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग किसमें डेवलप होगी? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। स्टेटमेंट नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्टूडेंट अपनी उनकी थिंकिंग जो होती है वो एडवांस लेवल की हो जाती है, स्टूडेंट अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, एंड खुद से जो है वो चीजों को लर्न करते हैं, लाइक प्रोजेक्ट, लाइक असाइनमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज फॉल्स, बिकॉज मेमोरी लेवल रिफ्लेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए था,
and statement number 2 is the true. So option number 4 is right. Question number 3. Which of the following statement best describes lecture method of teaching? So friends, आप इस ऑप्शन में से हमें ये डिसाइड करना है कौन सी ऐसी मेथड है जो लेक्चर मेथड को बेस्ट डिस्क्राइब करती है. ऑप्शन नंबर 1, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड. ऑप्शन नंबर 2, कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. ऑप्शन नंबर डी, टीम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस अमॉन्ग पार्टिसिपेंट. सो फ्रेंड्स, आपको लेक्चर मेथड का बेस्ट जो है, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग का जो है बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड जो होती है वो वन वे होती है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए. बट लेक्चर मेथड में कंटेंट डिलीवरी कैसी होना चाहिए टीचर की, लूसिड लैंग्वेज में होना चाहिए. लूसिड का मीन्स होता है इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज. लेक्चर मेथड में जो लैंग्वेज होना चाहिए टीचर की वो इजी लैंग्वेज होना चाहिए. लूसिड का मीन्स होता है इजी लैंग्वेज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि लर्नर जो है इजीली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए. सो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज, टीचर को कंटेंट की डिलीवरी इजी लैंग्वेज में जो है डिलीवर करना चाहिए, इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर second is the right answer. So we'll move to the next question. So friends, logical reasoning का ये question है. So which of the following statement are contradictory to each other? तो friends, contradictory ये argument से related question है, logical reasoning का question है, contradictory means opposite. So friends, arguments मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था एंड मैंने उसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लीजिए, तो आपको जो है इसका सारा कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑब्जेक्ट आर पेरिशेबल. सो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो क्या होगा. कॉन्ट्राडिक्टरी, सो फ्रेंड्स ये होता है ए ई आई ओ. सो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. ए मीन्स ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट. सो फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, वो अपोजिट होता है. ये हो गया हमारा ए ई आई ओ. सो ए मीन्स ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट. तो कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स अपोजिट. तो ये जो ए का पेयर है वो ओ के साथ में बनेगा एंड आई का जो पेयर है वो ई के साथ में बनेगा. तो हमारे ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए साथ में एंड सम नॉट होना चाहिए. एंड अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंड करना है तो सम होना चाहिए एंड नो होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट. ए मीन्स ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड सम नॉट मीन्स ओ. तो ए का जो पेयर बनता है वो सम नॉट के साथ में बनता है एंड आई का जो पेयर बनता है वो ई के साथ में बनता है. ऑप्शन में हम देख लेते हैं. तो कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑल ऑब्जेक्ट आर पेरिशेबल. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा ऑल का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो सम नॉट के साथ में बन रहा है, सम नॉट. तो यहाँ पे ए और बी का पेयर बन रहा है, बट ए एंड बी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. तो अब हम दूसरा वाला देखते हैं. दूसरा जो बन रहा है सम एंड नो. तो सम किस में दिया है, सी में, एंड नो दिया है डी में. तो सम एंड नो. सो ए और बी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. अगर ए और बी ऑप्शन में होता तब हम ए एंड बी सिलेक्ट करते, बिकॉज ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा सी एंड द डी. तो कॉन्ट्राडिक्टरी, all, some not, and I, E, some and the no. So that's why option number third is the right answer. So मैं I hope कि आपको ये concept बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. So question number 5. So friends, एनटीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. इंडियन लॉजिक से हर साल पहले जो है इंडियन लॉजिक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अब ये इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है और इंडियन लॉजिक से जो है 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं. तो इंडियन लॉजिक के लिए भी आपको रेडी रहना. सो फ्रेंड्स, देयर इज अ स्मोक ऑन द डिस्टेंट हिल.
Since smoke is always accompanied by fire, the hill must have fire too. Which of the terms correspondent to the sadhya major term in the above argument according to the classical Indian school of logic? So फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास में एक स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि इसमें से मेजर टर्म क्या है। इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में मेजर टर्म को बोलते हैं साध्या, एंड इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में माइनर टर्म को बोलते हैं पक्षा। ओके, पक्षा पक्षा बोलते हैं माइनर टर्म को। तो आपसे क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट आपको दिया गया है, देयर इज अ स्मोक ऑन द डिस्टेंट हिल। अब इसमें से आपको बताना है, इस स्टेटमेंट में से यहाँ पे टू स्टेटमेंट है, स्मोक इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय फायर, द हिल मस्ट हैव फायर टू। तो आपको फाइंड आउट करना है मेजर टर्म कौन सी है। तो फ्रेंड्स जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं उसमें जो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल वुमेन आर मैन। तो ये जो आगे वाला होता है वो सब्जेक्ट, एंड लास्ट वाला जो होता है वो प्रेडिकेट। सो फ्रेंड्स मेजर टर्म मीन्स प्रेडिकेट। अब यहाँ पे ये अपोजिट हो जाता है, साध्या को बोलेंगे मेजर टर्म एंड माइनर टर्म को बोलेंगे पक्षा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो होगा मेजर टर्म होगा फायर। फायर कैसे होगा, क्योंकि जो मेजर टर्म है वो साध्या है। आप कैसे लर्न रखोगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेंड्स सब्जेक्ट का जो अपोजिट होगा वो होगा पक्षा। ओके, एस का अपोजिट पी, पी का अपोजिट एस। तो प्रेडिकेट मीन्स साध्या। अब हम कैसे डिसाइड करें इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में कि माइनर टर्म कौन सा है और मेजर टर्म कौन सा है, पक्षा। सो फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या होगा, माइनर टर्म, प्रेडिकेट होगा मेजर टर्म। तो साध्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा, साध्या जो हो जाएगा मेजर टर्म एंड पक्षा हो जाएगा माइनर टर्म। तो जो लास्ट में होगा प्रेडिकेट वो मेजर टर्म होता है। तो दैट्स व्हाई फायर इज अवर राइट आंसर। तो फायर हमारा राइट आंसर होगा। मेजर टर्म है साध्या, माइनर टर्म को बोलते हैं इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में पक्षा। तो फायर इज द मेजर टर्म इन दिस सेंटेंस। तो जो पहले होता है सब्जेक्ट उसको बोलते हैं हम माइनर, जो लास्ट में होता है प्रेडिकेट उसको बोलते हैं मेजर टर्म। तो ये सेंटेंस में लास्ट में दिया गया है फायर, दैट्स व्हाई आंसर इज द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, joint implementation was one of the mechanisms suggested in meeting the objective of। तो सर फ्रेंड्स जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेंड्स कब आएगा, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन इकोनॉमिक। सो फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था ग्रीन हाउस एमिशन के लिए 1997 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था। क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो था वो 2008 से लेके 2012 तक था। ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था 1997 में। इसका जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो भी लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या है। सो 2008 से 2012 तक है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्यों था, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्वयं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 1 फ्रॉम 5th टू 4th। सो फ्रेंड्स स्वयं जो है मासिव ओपन ऑनलाइन प्रोसेस कोर्सेज है जो फैसिलिटेट करता है, होस्टिंग करता है ऑल कोर्सेज जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए, रूरल सेक्टर, रिमोट एरिया जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, वहां के स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से स्वयं प्लेटफॉर्म पे कोर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कोर्सेज है वो फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 8. GSAT-30 satellite is used by Swayamprabha for the program telecast on DTH channel. So, statement number 2. The program of Swayamprabha are available on 24/7 basis. So, friends, Swayamprabha जो है एक चैनल है, जैसे आज तक एनडीटीवी जो चैनल्स होते हैं उसी टाइप से टेलीविजन पे ये चैनल है। 24/7 ये चैनल एजुकेशन का जो है अवेलेबल होता है। जी सेट सैटेलाइट इग्नू के द्वारा ये चलाया जाता है। सो ये प्रोग्राम जो है टेलीकास्ट किया जाता है टीटीएच चैनल। इसमें टोटल जो है 34 चैनल्स हैं, जो 24/7 जो है स्टूडेंट्स को पर डे जो है 4 to 5 टाइम्स जो है रिवाइज किया जाता है इन कोर्स के कंटेंट को। तो फ्रेंड्स, GSAT-30 satellites is used by Swayamprabha for the program telecast DTH channel. तो फ्रेंड्स, GSAT-30 satellites जो है स्वयंप्रभा के लिए यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द फॉल्स। द प्रोग्राम ऑफ स्वयंप्रभा आर अवेलेबल ऑन 24/7। या स्वयंप्रभा जो है GSAT-30 सैटेलाइट में के द्वारा जो है नहीं चलाया जाता है, ये इग्नू ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स। तो ये जो चैनल है 24/7 अवेलेबल होते हैं। द प्रोग्राम्स ऑफ स्वयंप्रभा आर अवेलेबल 24/7 इन द वीक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। According to the Bloom taxonomy of education objective, which of the following are the categories of cognitive domain? So friends, मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी कॉग्निटिव डोमेन। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है थ्री, ब्लूम की जो टॉक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन एंड द साइकोमोटर डोमेन। फ्रेंड्स, जो कॉग्निटिव डोमेन है वो माइंड से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन में स्टूडेंट का बिहेवियर से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, वैल्यू से रिलेटेड है। एंड साइकोमोटर डोमेन जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स को जो है खुद करके देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार चला के देखना, बाइक चला के देखना। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी केस। ये नीचे से स्टार्ट होता है। के मीन्स नॉलेज, सी मीन्स comprehension, apply, analysis, synthesis and the evaluation। तो फ्रेंड्स, ये जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन की हायरार्की है। तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक लर्न रखना है, के फॉर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन। अफेक्टिव डोमेन के लिए मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक दी थी वो दी थी RR वॉक। सो मेरे जो लर्नर्स हैं जो पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा आर फेस मीन्स रिसीव, रिस्पॉन्ड, वी मीन्स वैल्यू, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, सी मीन्स कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर के लिए आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी, आई एम फैन। आई मीन्स इमिटेशन, ए को आप छोड़ दीजिए। एम मीन्स मैनिपुलेशन, टी मीन्स प्रिसिशन, ए मीन्स आर्टिकुलेशन, एन मीन्स नेचुरल।
नेचुरलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से। एंड इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी है। कॉग्निटिव डोमेन के लिए के केस, अफेक्टिव डोमेन आर आर वर्ब, साइकोमोटर डोमेन के लिए आई एम पेन। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड द नेचुरलाइजेशन। तो अब हम आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन की शॉर्ट ट्रिक क्या है? के केस। सो कॉग्निटिव डोमेन किस में आएगा? एप्लीकेशन, कॉग्निटिव डोमेन एंड द नॉलेज। जो रिसीविंग किस में आएगा? रिसीविंग जो है वो पार्ट है अफेक्टिव डोमेन का। वैल्यूइंग भी जो है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉग्निटिव डोमेन। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। सो कॉग्निटिव डोमेन क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सी एंड डी आंसर होगा, एप्लीकेशन एंड द नॉलेज। तो यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई लिखा है, यहाँ आप अप्लाई भी बोल सकते हैं एंड देन एप्लीकेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements are true about the International Solar Alliance? So friends, International Solar Alliance से related question है। So option number 1 is it was founded in 2012. So it was wrong. It is wrong because ये जो फाउंड हुआ था 1915 में हुआ था। So friends, option number B, India is one of the founding countries. Yes, option number बी इज राइट। इंडिया जो है इसकी फाउंडिंग कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो है इसको लॉन्च किया था, इनिशिएटिव को। सो फ्रेंड्स, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्री एंड फ्रांस और इंडिया इसकी फाउंडिंग कंट्री है। इट्स हेडक्वार्टर इन द जेनेवा, नो, हेडक्वार्टर जो है इसका हरियाणा में है। इट वॉज साइन बाय ओवर 100 अबव ओवर कंट्री। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 120 ओवर कंट्रीज जो है इन्होंने जो है साइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द अलायंस। यस, सनशाइन कंट्री जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर में आती है, वो जो है इसकी मेंबर कंट्रीज है। तो बी, टी एंड ई इज द राइट आंसर। हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में नहीं है, हरियाणा में है। एंड गुरुग्राम में भी इसका एक ऑफिस है। एंड ये जो स्टैब्लिश हुआ था वो 2015 में हुआ था, 2012 में नहीं हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुरुग्राम में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और सो ये जो इनिशिएटिव है 2015 में आया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस हॉलैंड जॉइंटली इन्होंने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 11, Ravi's salary increased by 20%. On the increased salary, the tax rate is 10% higher. The percent increase in tax liability is. So friends, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। रवि की जो सैलरी है वो पहले है 100, अभी ओल्ड जो सैलरी है रवि की वो 100 है। न्यू सैलरी जब 20% इंक्रीज हुई तो ये 120 हो गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 का है। द टैक्स रेट इज 10% हायर। टैक्स का जो रेट है वो 10% है, 10 है। अगर इसको 10% इंक्रीज करें, 10 का जो 1% होता है, 10 का जो 1% होगा इंक्रीज हो रहा है 100 का, तो वो कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम 1% इंक्रीज करें तो ये 11 हो जाएगा। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स जो है फाइनल जो वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू जो है उसकी 100 है, 100। एंड इनिशियल वैल्यू वैल्यू मतलब जो सैलरी उसकी 20% इंक्रीज हुई है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑन द इंक्रीज सैलरी, सैलरी जो इंक्रीज हो रही है, द टैक्स रेट इज 10% हायर। टैक्स का जो रेट है वो 10% हायर है। 10 का जो 10% होगा वो होगा 1। तो इसीलिए हमने 10 में 1 को ऐड कर दिया, वो हो गया 11। अब हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, 2.2। इंक्रीज टैक्स, अब हमारा जो टैक्स इंक्रीज हुआ है वो 2.2 किस पे इंक्रीज हुआ है? 10 के ऊपर इंक्रीज हुआ है, 10 के ऊपर इंक्रीज हुआ है।
सो ये इससे कट हो जाएगा ऑप्शन 22%। तो पहले उसकी जो सैलरी थी वो 100 थी, 20% इंक्रीज होने के बाद 120 हो गई, तो दोनों का जो डिफरेंस था इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 20। तो इसकी जो टैक्स वैल्यू है, द टैक्स रेट जो है कितनी हायर है, 10% हायर है, हमने उसको मान के चला 10। तो 10 का जो 10% होगा, ये हमने निकाल लिया 1। ओके, सो देन 10 में ऐड करके 11, देन आंसर इज 22%। सो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन है, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सो फर्स्ट नंबर, अब हम इसमें 1 में 0.5 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1.5। अब हम 1.5 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 2.5, एंड देन 2.5 में जब 1.5 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है 0.5 प्लस 1.5, अब यहाँ पे 0.5 और ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 में जब 2 ऐड करेंगे तो ऑप्शन जो होगा वो 6 होगा, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो फिर आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एंड आपका एग्जाम जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी जो है आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज एंड द प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं priyankapunjabi7676@gmail.com पे। So all the very best for your exam and do study well, and thank you so much.